हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14। और बायोमॉलिक्यूल्स में अभी तक हमने डिस्कस किया मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में दो मेन मोनोसेक्राइड्स हमने डिस्कस किए हैं, एक ग्लूकोस और दूसरा फ्रैक्टोस। उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और मैंने आपसे ये कहा था कि ग्लूकोस के दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें से एक को हम अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, दूसरे को बीटा डी ग्लूकोज। इसी तरह फ्रैक्टोज के भी दो स्ट्रक्चर्स अलग अलग बताए थे, जिसमें एक बीटा डी फ्रैक्टोज था और एक अल्फा डी फ्रैक्टोज था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो दूसरा क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट्स डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट हुआ है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइसेक्राइड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि डाइसेक्राइड्स है क्या। डाइसेक्राइड्स क्या है, आपको मैं इस तरह बता दूं। अगर आप किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कर लोगे, एसिड के प्रेजेंस पे हाइड्रोलाइज कर लोगे, या पर्टिकुलर एक एंजाइम जो डाइसेक्राइड का होगा उसका इस्तेमाल करके क्या कर लोगे, हाइड्रोलाइज कर लोगे। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट की जब हम हाइड्रोलिसिस कर लें, तो वो अगर दो यूनिट्स बनाए मोनोसेक्राइड्स के, ये दो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स। तो सिंपल डेफिनेशन हम ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड, क्या कह सकते हैं हम, डाइसेक्राइड्स कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मोनोसेक्राइड के एक मोल को, सिंपल मैं डेफिनेशन बता दूं, एक मोल को अगर आप हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो आपको दो मोल बनेंगे किसके, मोनोसेक्राइड्स के। वो मोनोसेक्राइड्स सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, अगर आप सेक्रोस, एक डाइसेक्राइड है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज मिल जाते हैं, यानी दो अलग अलग मोनोसेक्राइड्स बन रहे हैं। अगर लेक्टोज की बात कर लें, उसकी हाइड्रोलिसिस कर लें, तो आपको ग्लेक्टोज, अल्फा डी ग्लेक्टो सॉरी बीटा डी ग्लेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिल जाते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो लेक्टोज है वो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लेक्टोज का बना हुआ है। इसी तरह अगर हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो हमें मिल जाते हैं 2 मोल्स, यानी एक मोल माल्टोज की जब आप हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो आपको मिल जाते हैं 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो उसका मतलब ये हुआ कि माल्टोज का एक यूनिट दो अल्फा डी ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन की वजह से बने हैं। तो ये कैसे कंबाइन हुए हैं वो हम इनके स्ट्रक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। तो होप आप लोगों को डाइसेक्राइड्स क्या है या डाइसेक्राइड्स को कैसे डिफाइन कर लेंगे इसका आइडिया आया होगा। सेक्रोस और इसकी क्या कर ले, हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट करो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर ले या पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल करके हाइड्रोलिसिस कर ले, तो आपको क्या बनता है, एक तो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। और उसके याद रख लेना, जो अल्फा डी ग्लूकोज है सबको पता है ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, और जिसकी एवरेज स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है वो 52 ही सॉल्यूशन की बात कर लें तो सेक्रोज जो है वो असली में क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो 66.5 डिग्री होती है, 66.5 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है जो सेक्रोज की जो सॉल्यूशंस होंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, क्या है, ज्यादा है ना। ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा रोटेट कर रहा है एज कंपेयर टू जितना ये राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, उसके कंपैरिजन में ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा रोटेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगी वो लिवो रोटेटरी होगी। तो कहने का मतलब इतना है कि जो सेक्रोज की जो सॉल्यूशन थी वो मैंने कहा डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, मगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब कर लेंगे तो जो सॉल्यूशन बन गई वो लिवो रोटेटरी है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम इन्वर्शन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या हो रही है, सॉल्यूशन की कन्फिग्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिवो रोटेटरी एक सॉल्यूशन में हो रही है। तो इसलिए इस रिएक्शन को मैंने कहा क्या कहते हैं, इन्वर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
कि सेक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे कहा कि सेक्रोज की जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां से हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज बनता है। इससे ये साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि जो सेक्रोज है ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज का बना हुआ है। और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ये भी हैं कि ये जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जुड़े हुए हैं थ्रू ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रैक्टोज यूनिट, है ना। तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे देखो अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, 5 और ये 6। कार्बन नंबर 6 पे तो सबको पता है CH2OH होता है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात कर लें तो सबको पता होगा कि कार्बन नंबर किसके 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्ड बना होता है थ्रू ऑक्सीजन। ये हमने पहले डिस्कस किया था साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अब कार्बन नंबर 1 में अल्फा फॉर्म में हमने कहा था इस साइड में यानी राइट साइड में OH और इस साइड में क्या होगा H। अल्फा फॉर्म की बात कर रहे हैं, यहां पे अल्फा है तो बीटा में ये इस साइड में था और H इस साइड में था, ये अलर्ट है ना। और कार्बन नंबर 2 पे यहां पे OH, यहां पे H। कार्बन नंबर 3 पे यहां पे H और यहां पे क्या था OH। कार्बन नंबर 4 पे यहां पे OH और यहां पे H और बाकी इस पे यहां पे क्या होगा H होगा। तो ये था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ठीक है ना। तो जो दूसरा है वो है बीटा डी फ्रैक्टोज। बीटा डी फ्रैक्टोज के बारे में अगर बता दूं तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट 2 है, तो बीटा है तो नेचुरल बात है OH किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, क्लियर है। और यहां पे क्या होगा CH2OH, क्लियर है। तो ये कार्बन नंबर 2 है ना, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 है ना। तो यहां पे कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 6 पे क्या है CH2OH, समझ रहे हो ना। अब सबको पता है कि फ्रैक्टोज के 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते थे, एक 5 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि जब फ्रैक्टोज फ्री फॉर्म में होगा, किसी और के साथ कंबाइन नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम पे उसका क्या होता है 6 मेंबर्ड रिंग होता है, पायरोनोज स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा था। ऑन द अदर हैंड जब ये कंबाइंड फॉर्म में होगा तो हमेशा ये कंबाइंड फॉर्म में जो फ्रैक्टोज होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में होता है, जिसको हम फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में हमें दिखाना है, तो इसलिए फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर किसके बीच में 5 के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बना होगा, यहाँ पे सर्कुलेशन हुई होगी। तो रिंग में कितने हो गए 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, तो ये 5 यानी 5 मेंबर रिंग यहाँ पे होगी। तो कार्बन नंबर 2 पे 3 पे अरेंजमेंट क्या होगा, इस साइड में H होगा, इस साइड में क्या होगा OH, है ना। कार्बन नंबर 4 पे इस साइड में OH और इस साइड में क्या होगा H, बाकी इस कार्बन पे इस साइड में क्या होगा H होगा। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया बीटा डी फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर, है ना। तो जब ये दोनों जुड़ के सेक्रोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये देखा गया है कि इसका कार्बन नंबर 1 का OH यहां पे प्रेजेंट कार्बन नंबर फ्रैक्टोज के कार्बन नंबर 2 में जो OH है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो क्या होगा, कैसे रिएक्ट होगा, सिंपली रखना है, इसका OH फर्स्ट करो इसके H के साथ कंबाइन होके इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो यहां पे आपको बॉन्ड बन जाता है किस और किसके बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में। तो इस बॉन्ड जो बॉन्ड बन गया इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या हम इसको C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, या क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है तो इसलिए इसको हम अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पे बनाया है सेक्रोज का, इसको क्योंकि प्रपोज किया हुआ है फिशर ने, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज कहते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो,
और हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जब रिप्रेजेंट करना होगा तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना आपको क्या करना है, इसका 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है और इसका 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है, यानी ग्लूकोज का 6 मेंबर्ड रिंग और किसका फ्रैक्टोज का 5 मेंबर्ड रिंग। और ये कोशिश करना है कि इसका कार्बन नंबर 1 का OH और इसका कार्बन नंबर 2 का OH एडजेसेंट पोजीशंस पे आ जाए। किस पोजीशन पे? एडजेसेंट पोजीशंस पे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्टोज का बना दो स्ट्रक्चर। ये फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन नंबर कौन सा है फ्रैक्टोज का, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। जो फ्रैक्टोज यहां पे है सबको याद है, ये बीटा डिफ्रैक्टोज है ना। तो क्या करना है आपको, मैंने पहले कहा था जब भी आपको फिशर्स प्रोजेक्शन को हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले इन कार्बन्स का जो कंबाइन होकर रिंग बना रहे हैं ना, उनका इस्तेमाल करके एक रिंग बना लोगे। उसके बाद इन कार्बन्स के साथ जो ग्रुप्स है ना, जो ग्रुप्स राइट साइड में होंगे उनको डाउन दिखाना है, डाउन यहां पे दिखाना है, डाउन, समझ रहे ना। और जो लेफ्ट साइड में है उनको इस प्लेन से अप में रखना है, ऊपर रखना है। तो फर्स्ट करो कार्बन नंबर 2 की अरेंजमेंट अगर आप दिखाओगे तो CH2OH यहां पे किस साइड में, राइट में है, तो डाउन में रखोगे तो यहां पे आएगा CH2OH, ठीक है। और यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा, असली में H आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा OH। मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ क्या बता रहा हूं, बीटा डी फ्रैक्टोज को बना रहा हूं, उसके बाद उसको कंबाइन करके हम सेक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कार्बन नंबर 3 की बात कर लेंगे तो H नीचे होगा और OH ऊपर होगा, क्लियर है। तो कार्बन नंबर 4 की बात कर लेंगे तो यहां पे OH, यहां पे H। कार्बन नंबर 5 की बात कर लेंगे तो क्या होगा, यहां पे H और यहां पे CH2OH। जनरली याद रख लेना कि अगर जब देखो ना यहां पे इस कार्बन पे क्योंकि एक H है और एक CH2OH है, तो अमूमन क्या करते हैं, H को हमेशा नीचे दिखाते हैं और CH2OH को हम ऊपर दिखाते हैं। ये तब है जब एक H होगा और दूसरा क्या होगा, CH2OH होगा। जब OH और CH2OH होगा तो उस टाइम पे CH2 को हमेशा हमें ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आपको डिपेंड करेगा कि वो अल्फा है या बीटा है, उसके बेसिस पे इनको आपको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास बीटा था तो OH ऊपर आ गया, अल्फा होता तो OH नीचे चला जाता। तो ये बन गया ग्लूकोज यूनिट का स्ट्रक्चर, है ना। तो उसके बाद फ्रैक्टोज, ये फ्रैक्टोज का यूनिट है ना, तो उसके बाद ग्लूकोज को उसके ऊपर बनाना है, उसके क्या बनाना है, ऊपर। और ये आपको कंसीडर करना है कि ये जो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, ये कार्बन नंबर 1 है, तो यहां पे ऑक्सीजन होगा, ये कार्बन नंबर 1, तो ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया, है ना। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या है, देखो कार्बन नंबर 1 पे यहां पे क्या है, जो OH है वो राइट साइड में है तो नीचे दिखाओगे, तो यहां पे H, यहां पे क्या होगा कार्बन नंबर 2 के, कार्बन नंबर 2 की बात करोगे तो यहां पे OH, यहां पे H। कार्बन नंबर 3 की बात करोगे तो कार्बन नंबर 3 देखो यहां पे H और यहां पे OH। कार्बन नंबर 4 की बात कर लोगे तो OH उस साइड में है, राइट साइड में, तो यहां पे OH और यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, है ना। तो अब कार्बन नंबर 5 की बात कर लेंगे तो एक CH2OH है और एक H है। तो मैंने पहले कहा कि H को हमेशा आपको क्या दिखाना है, नीचे दिखाना है और CH2OH को ऊपर दिखाना है। तो ये हो गया ग्लूकोज यूनिट और ये हो गया फ्रैक्टोज यूनिट। ये ग्लूकोज यूनिट है और ये दूसरा क्या है, फ्रैक्टोज यूनिट। तो इन दोनों के बीच में जो लिंकेज है वो मैंने पहले कहा कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में। तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया ग्लूकोज का और ये कार्बन नंबर 2 हो गया फ्रैक्टोज का। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, इसका एक का H दूसरे का OH रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो यहां पे नया बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या मैंने कहा अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह सकते हैं या C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह सकते हैं। तो इसमें याद रखना ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट ये किसका है, फ्रैक्टोज यूनिट है, और ये वाला जो पार्ट है ये किसका यूनिट है, ग्लूकोज यूनिट है ना। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये सेक्रोज का स्ट्रक्चर है और इस रिप्रेजेंटेशन को सबको पता है क्या कहते हैं हम, हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज कहते हैं। हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी सेक्रोज का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना क्या है कि सेक्रोज जो है
वो एक अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रैक्टोज का बना है, और अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रैक्टोज जुड़े हुए हैं आपस में बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोस एंड C2 ऑफ फ्रैक्टोज। तो फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर लोगे और हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर लोगे। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरा डाइसेक्राइड की। जो दूसरा डाइसेक्राइड हम डिस्कस कर लेंगे वो है हम डिस्कस करेंगे लैक्टोस। लैक्टोस लैक्टोस डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा जो लैक्टोस जो है वो अबेंडेंट होता है मिल्क में, तो इसलिए इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर। लैक्टोस काउ मिल्क में तकरीबन काउस मिल्क में लैक्टोज की जो कंसेंट्रेशन होती है वो नियरली 4 to 5% होती है। यानी काउ मिल्क का 4 to 5% क्या होता है, लैक्टोज होता है। और जो ह्यूमंस मिल्क है उसमें लैक्टोज की कंसेंट्रेशन इन कंपैरिजन टू काउ मिल्क से काफी ज्यादा होती है, और वो नियरली होता है 6 to 8%, 6 to 8%। अब अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कर लें, यानी हम लैक्टोज ले लें और उसकी हाइड्रोलिसिस कर लें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लें, पर्स कर लो, तो आपको क्या मिलता है, बीटा डी ग्लूकोस, बीटा डी ग्लूकोस, और साथ में मिलता है बीटा डी ग्लेक्टोस, बीटा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लेक्टोस मिलता है बेटा। जिसमें याद रखना बीटा डी ग्लूकोस का स्ट्रक्चर हो आप लोगों को याद होगा, कल ही हमने डिस्कस किया है। तो बीटा डी ग्लेक्टोस में क्या होता है, कार्बन नंबर 4 पे, यानी अगर हम बीटा डी ग्लूकोस का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर क्या है 6 है, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर 6 पे तो क्या होता है CH2OH, है ना। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में साइक्लेशन हुई होती है, रिंग बनी होती है इस तरह, समझ लो ना। तो ये बीटा फॉर्म है ना, तो बीटा फॉर्म में क्या होगा, इस साइड में H होगा, इस साइड में क्या होगा OH होगा, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, इस साइड में OH, इस साइड में H, है ना। तो कार्बन नंबर 3 पे इस साइड में H और इस साइड में क्या होगा OH, और कार्बन नंबर 4 पे इस साइड में OH और इस साइड में क्या होगा H। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये किसका है, और यहाँ पे भी H होगा, ठीक है ना। तो ये है बीटा डी ग्लूकोज का यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको रिप्रेजेंट किया था किसने, फिशर ने, जिसको हम फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बीटा डी ग्लेक्टोज की बात कर लोगे तो बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला वही, तकरीबन स्ट्रक्चर भी वही होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है कहां पे, C4 पे, C4 पे। यहां पे क्या है देखो, C4 पे OH राइट साइड में है और H लेफ्ट साइड में है। तो बीटा डी ग्लेक्टोज में क्या होता है, OH राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होता है, और H कहां होता है राइट साइड में, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, और यहाँ पे CH2OH 6 पे, तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे बॉन्ड बना होगा थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम वही H, यहाँ पे OH, यहाँ पे, क्लियर है। कार्बन नंबर 2 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा OH, यहाँ पे H। कार्बन नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा OH, सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट होगा। कार्बन नंबर 4 पे इस साइड में क्या होगा H होगा, और इस साइड में क्या होगा OH। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, बीटा डी
गिलेक्टोज का, बीटा डी गिलेक्टोज का। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में सब कुछ सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे OH और H की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है ना। तो होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था वो कंपाउंड्स जिनकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, सिर्फ एल्डोज के केस में, एल्डोज के केस पे C1 पे H और OH की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। H और OH की अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी, या सिंपल कहें OH की अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। और कीटोज के केस पे C2 पे, किस पे? C2 पे OH की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। OH की अरेंजमेंट डिफरेंट यानी राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में होगा तो उसको बीटा कहते थे, राइट साइड में होता था तो अल्फा कहते थे, है ना। तो इन कंपाउंड्स को, यानी वो कंपाउंड जिनका सब कुछ सेम होगा, तमाम कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट क्या होगी? सेम होगी। सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि एल्डोज के केस पे C1 पे OH की अरेंजमेंट राइट लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में, ये डिफरेंस होगा। और कीटोज के केस पे C2 पे OH राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में हो, ये डिफरेंस होगा। तो उनको हम एनोमर्स कहते थे। क्या कहते थे? एनोमर्स, एनोमर्स। तो यहां पे क्या है? C1 और C2 में डिफरेंस नहीं है, बल्कि कहां पे डिफरेंस है? C4 पे डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, अगर C1 और C2 को छोड़ के कहीं और, यानी एल्डोज के केस पे C1 को छोड़ के, या कीटोज के केस पे C2 को छोड़ पे किसी और कार्बन पे OH और H की अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगी, तो ऐसे कंपाउंड्स को इपीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीमर्स, इपीमर्स कहते हैं। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एनोमर्स क्या है और एपिमर्स क्या है, तो इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छी तरह याद रख लेना, इन पॉइंट्स को याद रखना। एनोमर्स क्या है और एपिमर्स क्या है। तो ये हो गया लैक्टोस का, लैक्टोस बना किन यूनिट्स का है? मैंने कहा कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लेक्टोज का बना है। और ये देखा गया कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लेक्टोज आपस में जुड़े हुए होते हैं। ग्लूकोज का C4, ग्लूकोज का C4 और ग्लेक्टोज का C1 के बीच में बॉन्ड बना होता है, इसके बीच में। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा बचा हुआ नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये चीजें। तो खुदा हाफिज। हेलो बच्चों,